नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के विधानसभा का 17वां कार्यकाल समाप्त हो गया और आज से 18वीं विधानसभा का जीवन चक्र शुरू हो गया है। प्रजातंत्र में सदन का बड़ा महत्व होता है। अगर केंद्र की बात करें तो वहाँ संसद का, और राज्यों के विधानमंडल, कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं भी हो सकते हैं, और जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान का मंडल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन आमतौर पर बात विधानसभाओं की होती है, लोकसभा की होती है। लोअर हाउस है, पब्लिक सीधे चुनकर भेजती है अपने नुमाइंदों को, इसलिए उसकी बात करना वो लाजमी है। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। 17वीं विधानसभा का जो जीवन समाप्त हो गया, उसकी आयु खत्म हो गई, उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले आपको बताते चलें कि बिहार के संसदीय इतिहास में पूरे 5 साल के कार्यकाल में 17वीं विधानसभा सबसे कम देर तक बैठी, यानी इसका जो सिटिंग आवर्स है वो सबसे कम रहा। कुल मिला जुलाकर मात्र 146 डेज ही ये बैठ पाई, जो विगत पिछले सभी विधानसभा जो जिनका कार्यकाल 5 साल था उसमें सबसे कम था। इसमें कुछ 78 बिल पास किए गए, 78 बिल पास किए गए, लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प, आज मैं रिसर्च कर रहा था तो पाया कि जो 78 यानी 78 विधेयक पारित हुए, इसमें कोई भी विधेयक न तो किसी कमेटी में डिस्कशन के लिए गया और न ही यह इस पर दूसरे दिन भी बहस जारी रहा। यानी सेम डे विधेयक पेश हुआ, सेम डे बहस हुआ और सेम डे वो पारित हो गया। आप सब लोग को मालूम है कि विधायी और वित्तीय कार्य जो होता है वो लंच के बाद होता है विधानसभाओं में। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन अवकाश के बाद जो 2-3 घंटा ही चलता है सत्र मुश्किल से, उसमें विधेयक पेश किए गए, बहस भी हो गया और वो पारित भी हो गया। इससे एक चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इन विधेयकों या जो विधेयक पास किए गए, इन विधेयकों की क्वालिटी कैसी रही होगी, इसमें बहस के स्तर कैसे रहे होंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें विधेयक पास किए गए, जैसे बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। आपको याद होगा बहुत सारा क्वेश्चंस लीक हो रहा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक सख्त कानून बनाया गया। हालांकि उसका कोई अभी तक असर दिखा नहीं है, लगातार क्वेश्चन पेपर्स आउट होते रहे हैं। बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम बिल 2024 ये पास हुआ। उसके बाद कुछ और बिल्स पास हुए। सभी 78 बिल्स का नाम लेना संभव नहीं है, न उसकी कोई आवश्यकता है, लेकिन कुल मिला जुलाकर बहस का स्तर और एमएलएस के बिल में बहस में पार्टिसिपेशन का स्तर का अंदाजा से फिर से लगाया जा सकता है कि 78 बिल पेश किया गया, बहस हुआ और पारित हो गया। इसका सीधा मतलब है कि एमएलएस को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, महज औपचारिकता मात्र रहती है। हालांकि उसमें कुछ प्रक्रिया का भी दोष है। अक्सर हमने देखा है अपने नौकरी के पूरे काल में कि अक्सर रात में विधेयक की कॉपी विधायकों को मिलती है, सुबह उनको संशोधन भी दे देना है और फिर उस पर बहस भी हो जानी है। परिणाम ये होता है कि जो विधेयक होता है तो बहुत क्लिष्ट भाषा में रहता है, तो अधिकारियों को समझने में दिक्कत होती है। तो इन एमएलएस की बात छोड़ दीजिए, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, कुछ एमएलएस बहुत शार्प हैं, पुराने हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। आज हम कुछ और बातों पर बात करेंगे कि ये जो 17वां विधानसभा का जीवन रहा, ये कई चीज़ों के लिए गवाह बना। आशा ये करनी चाहिए कि 18वीं विधानसभा में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इससे जो टिपिकल बात हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र कलंकित हुआ, यह सेंटेंस भी बड़ा बौना पड़ जाता है। लोग इन घटनाओं से, इन हरकतों से न सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करते हैं, राज्य और देश की जनता या फिर दुनिया में भी जहाँ लोग देखते हैं, बल्कि एक बहुत खराब धारणा हमारे लोकतंत्र के बारे में और विधायकों के बारे में बनती है। मैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को बता रहा हूँ, 4-5, जिसने 17वीं विधानसभा को कलंकित किया एक तरह से। 2 घटना तो स्वयं विधानसभा के जो स्पीकर थे उस वक्त, विजय कुमार सिन्हा, जो बाद में पलटी मारने के बाद बन गए डिप्टी सीएम, तो उनके साथ हुआ। पहला हुआ कि सम्राट चौधरी वो पंचायती राज मिनिस्टर थे, तो
क्वेश्चन आवर चल रहा था और स्पीकर ने कहा, विजय सिन्हा ने कहा कि आपका सारा ऑनलाइन नहीं आया, इन्होंने कहा सब ऑनलाइन आ गया। उसी पर दोनों में बहस हो गई और भरे सदन में सम्राट चौधरी ने उनको कह दिया कि ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से दोनों में गर्मा गर्मी बहस हो गई और विजय सिन्हा आसन छोड़ के चले गए। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सीन था दोनों के लिए। स्पीकर को भी रिस्ट्रेन रखना चाहिए था और मिनिस्टर को तो बिल्कुल रखना चाहिए था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उम्मीद की जाए कि अब ये न हो। एक और घटना विजय सिन्हा के साथ ही हुआ। विजय सिन्हा अपने तुनुक मिजाजी के लिए बड़े जाने जाते हैं और ये लखीसराय में किसी दरोगा या इंस्पेक्टर को बदलवाना चाहते थे, ट्रांसफर करना चाहते, लेकिन हो नहीं रहा था इनसे। तो किसी एमएलए से ये बार बार क्वेश्चन उठवा रहे थे और बार बार उसको स्थगित करके, मतलब इनकी मंशा ये थी कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको हटाया क्यों नहीं गया। इस पर अपने चैम्बर में, विधानसभा में ही जो मुख्यमंत्री का चैम्बर है उसमें बैठे हुए थे नीतीश कुमार, वो आपा खो दिए और सदन में आके एक बारगी बरस गए। और उस सीन को आपने देखा होगा, आपको याद होगा, बहुत तीखी बहस हुई। हालांकि वहां विजय सिन्हा ने बड़ा रिस्ट्रेन किया और कहा कि ठीक है, तो आप ही बताइए कि हाउस कैसे चलेगा। मुझको लगता है कि, मुझको याद नहीं है कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच में ऐसी तीखी बहस किसी विषय पर हुई हो गया। एक और घटना हुआ जिसमें भाई वीरेंद्र उठे और मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ चले गए, आसन की तरफ बैठने का उपक्रम करने लगे। ऐसा इसलिए हुआ कि आपको याद होगा, जब 2024 के जनवरी में नीतीश कुमार जी ने फिर पलटी मार दी, तो उस वक्त ये कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसमें आरजेडी के संभवतः 6 एमएलए वो डिफेक्ट कर गए और ट्रेजरी बेंच में जाके बैठ गए। स्पीकर में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब कार्रवाई नहीं ही हो रही है तो हम भी नीतीश कुमार के चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। तो हालांकि उनका बैठने का इरादा नहीं था, तो ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई विधानसभा में। इसके बाद कुछ और मजेदार बात हुआ कि यह विधानसभा गवाह हुआ कि जब 6 एमएलए डिफेक्ट कर गए और आरजेडी के विधिवत आवेदन देने के उपरांत भी विधानसभा के स्पीकर, जो बाद में नंदकिशोर यादव हुए, और नंदकिशोर यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो पूरा पीरियड उनका निकल गया। तो यह इस चीज के लिए भी याद रखा जाएगा कि स्पीकर कितना पार्शियल हो गया और स्पीकर को इतना गट्स नहीं था कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उन सभी एमएलए को की सदस्यता को खत्म कर दे। तो इस बात का भी गवाह रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज रहा और सबसे शर्मनाक रहा, वह 17वीं विधानसभा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री के उस अमर्यादित टिप्पणी के लिए, जिसमें उन्होंने सेक्स एजुकेशन पर कथित रूप से बयान देते देते ऐसी आपत्तिजनक बात सदन में कह दी कि उसको मैं भी कैमरे पर नहीं दोहरा सकता हूं। और उतना ही नहीं, विधानसभा में कहने के बाद उसी को और उन्होंने बहुत एलाबोरेट करके, बहुत विस्तृत तरीके से विधान परिषद में भी दोहराया। पूरे देश में थू थू हो गई, पूरा शर्मसार हो गया सदन। कई महिलाओं की तस्वीरें आई कि वो रोने लगी। कुछ महिलाएं तो सिर झुकाकर और मुंह ढककर विधानसभा से निकल गई, अपना चेहरा छिपाते हुए। इस तरह की शर्मनाक हरकत ये नवंबर 2023 में नीतीश कुमार से हुआ। तो ये अजीब दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि जिसको 17वीं विधानसभा याद रखेगा। मैं इन बातों को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो सदन होता है वह एक दर्पण होता है, सदन एक मंदिर होता है जहां अपेक्षा की जाती है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और जो जनता के सवाल हैं उस पर बहस करें। आज इसी पर हम आपसे 5-7 मिनट बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स तो मैंने बता ही दिया आपको। कुछ इंपॉर्टेंट जो लेजेंड हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, उनकी कुछ बात को मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि सोमनाथ चटर्जी है, जो लोकसभा के स्पीकर हुए, बहुत विद्वान, संसदीय मामलों के बड़े जानकार और बहुत नामी गिरामी वकील। उन्होंने कहा कि ए डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ सिटिंग डेज इज ए थ्रेट टू पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। अगर किसी सदन में बैठकों की संख्या घट रही है तो यह बहुत दुखद बात है और ये डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को दर्शाता है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत सारे, जैसे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, इसको अर्स्काइन में कहते हैं, द ड्यूटी ऑफ द हाउस इज टू होल्ड गवर्नमेंट टू अकाउंट थ्रू
रेगुलर सीटिंग्स एंड इन्फॉर्म्ड डिबेट्स। यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ कॉमन्स का एक ऑब्जर्वेशन है, हम आपको दिखा देते हैं। लेजिस्लेचर मस्ट सिट लॉन्ग इनफ टू स्क्रूटनाइज लॉज, क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव एंड रिप्रेजेंट द सिटीजन्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जानना चाहिए। अब देखिए, हम आपको एक ट्रेंड की तरफ इशारा करके कुछ बात बताने की कोशिश करता हूं। पहले ये समझना है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर्स की चर्चा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। कालांतर में हमने प्रेस को चौथा स्तंभ मान लिया, तो आप मान सकते हैं चौथा स्तंभ प्रेस को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी चर्चा नहीं है। अब लेजिस्लेचर का क्या दायित्व है, मैं आपसे यह बात जरूर बताना चाहता हूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विधायक का पूरा कॉन्सेप्ट न सिर्फ संसदीय लोकतंत्र में समाप्त हुआ, न सिर्फ विधानसभा या विधान परिषदों में इसका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर गया, बदल गया, बल्कि जनता भी विधायक को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में देखती है, न कि लेजिस्लेचर के रूप में। लेजिस्लेचर का क्या काम है बाय द वे? मुख्य रूप से इनका काम है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखना, बजट पास करना, सरकार को पैसा खर्च करने की स्वीकृति देना, कानूनी मसौदे पर, बिल पर बहस होना, कानून बनाना, पॉलिसीज पर चर्चा होना, नियमावली बन जाता है उस पर चर्चा भी हो सकती है, हालांकि उसको पास करने की जरूरत नहीं होती। ये काम है लेजिस्लेचर का। लेकिन अब इसके उलट होना क्या शुरू हो गया है? होना यह शुरू हो गया है कि किसी भी एमएलए को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि वो हाउस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेशली। और वो क्वेश्चन तो या 0 आवर में तो भाग भी ले लेते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र की कुछ कुछ समस्या होती है तो उठाते हैं और पब्लिक को बोलते हैं कि भाई आपका बात हम उठा दिए। लेकिन जो स्पेशली भोजन अवकाश के बाद का जो कार्य होता है विधानसभाओं में, वो लेजिस्लेटिव और जिसको हम विधायी और वित्तीय कार्य बोलते हैं। तो जब आप बजट के समय में, आप कभी भी चले जाइए बिहार विधानसभा, तो फर्स्ट आवर जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है, ध्यानाकर्षण हो सकता है, 0 आवर वगैरह होता है। लेकिन लंच के बाद उस बजट पर चर्चा होती है, उसको हम लोग वित्तीय कार्य बोलते हैं। आप कभी भी चले जाइए विधानसभा में और आप पाइएगा कि लंच के बाद बजट पर चर्चा करने वाले विधायकों की संख्या उंगली पर गिनी जा सकती है। कई बार तो कोरम का अभाव हो जाता है, तो घंटी वगैरह बजाना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो अधिकांश विधायकों को बजट की कोई समझ नहीं है, न उनका कोई पार्टिसिपेशन होता है। वो सिर्फ यही समझते हैं कि कौन विभाग को कितना पैसा मिला, मेरा एरिया के कोई स्कीम सैंक्शन हुआ कि नहीं, दैट्स इट। बजट में किसी भी विधायक, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, तो कोई कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। एक तो उनको समझ में नहीं आता है, न तो तैयारी करते हैं, न तो उनको सीखने की ललक होती है। दुर्भाग्य से पब्लिक को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसका एमएलए ने बजट में क्या कहा या बजट में उसका पार्टिसिपेशन हुआ, कोई मतलब नहीं। पब्लिक धीरे धीरे एमएलए को समझ गई है कि एमएलए का मतलब एक व्यक्ति होता है जो मेरे इलाके का रोड बनवावे, थाना में फोन करके पैरवी कर दे, ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल वगैरह में कोई काम नहीं हो रहा तो उनको फोन करवा दें, ट्रेन का टिकट नहीं हो रहा तो टिकट करवा दीजिए, गाड़ी पकड़ लिया तो गाड़ी छोड़वा दीजिए, रोड अतिक्रमण हो रहा है तो वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए चले आवें, हमारे यहाँ शादी विवाह हो तो विधायक जी जरूर आवें, बॉडीगार्ड और सिपाही लेके तो मेरा इज्जत बढ़ जाएगा। बस विधायक के प्रति आम जनता का मोटे तौर पर यह अपेक्षा रह गया है। तो कहते हैं कि जब जनता की जो अपेक्षा है, जनता का ही दर्पण है विधानसभा, क्या वो तो दर्पण है आम जनता का। तो आम जनमानस ने जब विधायकों के बारे में यह धारणा बना ली कि विधायक जी का काम खाली नाली साफ करवाना, रोड बनाना, पुल बनवाना और पैरवी पैगाम करना है, शादी विवाह अटेंड कर लेना, बड़े अच्छे विधायक हैं, बड़े दबंग हैं, तो विधायकों को भी इंटरेस्ट नहीं रहा कि क्यों वो बजट में अनावश्यक रूप से पढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करेगा। पब्लिक को तो उसकी कोई अपेक्षा है नहीं। क्यों वो कोई कानून आ रहा है, कोई विधेयक आ रहा है, उसको पढ़ के उसमें कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे या उसमें पार्टिसिपेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिणाम इसका ये हुआ जो मैंने अभी बताया ना, जो 78 विधेयक आए, 78 विधेयक किसने बनाया होगा? आपको तो लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि विधान मंडलों को यानी सदन को बनाना है, कानून बनाना है। तो विधेयक जब पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। आप सब लोग जानते हैं विधेयक को बिल बोलते हैं, जब वो पास हो जाता है तो एक्ट या उसको लेजिस्लेशन बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, कानून बोलते हैं बोलचाल की भाषा में।
तो ये जो विधेयक कानून बनता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें विधायकों को तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि इस विधेयक को ड्राफ्ट सचिवालय में बैठ करके 2-4 बाबू करते हैं, कई बार वो क्लर्क कर देता है। उसके बाद वो संचिका के माध्यम से सीएम के यहाँ जाता है, लॉ मिनिस्ट्री होते हुए जो उसकी प्रक्रिया है, फिर एक जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर होता है उसको पायलट करता है, उस पर कौन इसके पक्ष में है हाँ कहिए, कौन इसके विपक्ष में है ना कहिए। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, यही स्पीकर बोल देता है 3 बार, और उस पर आमतौर पर आंख बंद करके जो विपक्ष में रहेगा वो ना बोल देगा और जो पक्ष में रहेगा हाँ बोल देगा, बस यही है। माने कुछ ऐसे विधेयक जरूर हो सकते हैं जो विपक्ष को भी अच्छा लगे, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा, एकाध अपवाद मुझको याद नहीं है कि सरकार के द्वारा पेश किए गए किसी भी बिल पर, बजट के किसी भी प्रस्ताव विपक्ष ने कहा होगा कि नहीं बहुत अच्छा है। वो पक्ष है तो हाँ बोलेगा, विपक्ष है तो ना बोले। ये संसदीय लोकतंत्र में गिरते हुए स्तर का प्रतीक है, और इस गिरते हुए स्तर के लिए मैं सिर्फ विधायकों को दोषी नहीं मानता हूं। ये जो हाउस में सीटिंग्स की संख्या कम हुई, बिल एक दिन 1 घंटे में पास हो जाता है, बजट उसी दिन पास हो जाता है, भोजन अवकाश के पास के बाद वित्तीय और विधायी कार्यों में विधायकों की संख्या बहुत कम हो जाती है। ये सब इसलिए हुआ है कि हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों के फंक्शन को ही उलट दिया। अब एग्जीक्यूटिव को आप देखिएगा, वो नेतागिरी में व्यस्त रहता है। जितना अधिकारी है वो फील्ड में हो चाहे कहीं हो, उसको नेता बनने का छपास लगने की बीमारी है। वो डीएम हो, एसडीएम हो, डीसीएलआर हो, बीडीओ हो, सीओ, वो सबको लगता है कि हम ही नेता बन जाए, तो नेता वो बनने लगा। तो लेजिस्लेचर क्या करने का, वो ब्यूरोक्रेट बनने लगा। दिशा की बैठक है तो 20 सूत्री है, तो 25 सूत्री है, तो 36 सूत्री है, विधायक जी जाके कुर्सी पर बैठ जाएंगे बीडीओ के चैम्बर में। दिस इज शियर नॉनसेंस। मिनिस्टर जाके ब्लॉक और अंचल का इंस्पेक्शन करने लगता है। इट्स नॉनसेंस। माने आपको बेसिकली क्राउन दिया था, और वो क्राउन ले जा करके आप चौराहे पर समोसे के दुकान पर रख करके उस पर आप चाट खा रहे हैं, तो आपने ही अपनी गिराई। जुडिशरी में भी जो एबरेशन हुआ सबके सामने है। ओरल ऑब्जर्वेशन जज साहब खूब देंगे, उसको याद है एक किसी इंटरव्यू में हरीश साल्वे साहब ने ओपनली कहा कि जज लोगों को जो ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं तो अगले दिन वो अखबार में देखते हैं या टीवी में देखते हैं कि मेरा ओरल ऑब्जर्वेशन की कितनी पब्लिसिटी हुई। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। मैंने कई बार बताया है कि काम का बंटवारा हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि एक चिड़िया, एक गिलहरी और एक चूहा, तीनों दोस्त थे, मिलकर रहते थे, खाना बनाते थे। चिड़िया लकड़ी लाती थी, चूहा अनाज लाता था, चिड़िया अनाज लाती थी और गिलहरी खाना बनाता था। उसमें कुछ शरारती तत्व लग गए, सबका काम पलटवा दिया। चूहा को बोला कि तुम जाकर के लकड़ी लाओ, चिड़िया को बोला खाना बनाओ, गिलहरी को बोला लाओ, तो सब झुलस करके मर गया। यहाँ वही स्थिति है। लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव फंक्शंस में मन नहीं लगता है, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव काम में मन नहीं लगता है, जुडिशियरी को लगता है कि हम एग्जीक्यूटिव पॉलिटिशियन वाला काम करें। तो ये मिला जुला करके हमारा जो लोकतंत्र है ये बहुत ही स्ट्रेंड होता चला जा रहा है। हालांकि मैं चर्चिल को कोई बहुत अच्छा स्टेट्समैन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके बड़े हार्श स्टेटमेंट इंडिया के बारे में रहे हैं। वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चर्चिल का रवैया बहुत अच्छा नहीं, हालांकि वो इंग्लैंड के लिए बड़े नामी स्टेट्समैन कहे जाते हैं। तो एक किताब इसमें चर्चा की गई है, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किताब है। इस किताब में एक रेफर किया गया है चर्चिल को कि वो जब माउंटबेटन यहाँ पर आए और उस वक्त वो पार्टीशन की तैयारी या फिर पावर ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी हो रही थी, तो बहुत अकाल पड़ गया। तो उसमें माउंटबेटन ने चर्चिल को टेलीग्राम किया कि यहाँ पर बहुत लोग मर रहे हैं, अब हम लोगों को ज़्यादा दिन ट्रांसफर ऑफ पावर को नहीं रोकना चाहिए। तो चर्चिल ने हटाक कहा कि वो नंगा फकीर मरा कि नहीं, गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में। तो ये बहुत हार्श कमेंट करता था, लेकिन मैं कोई इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसने, चर्चिल ने उस वक्त कहा था कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर मेन ऑफ ए स्ट्रॉ। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू। दे आर मेन ऑफ ए स्ट्रॉ ऑफ whom नो ट्रेस विल बी फाउंड आफ्टर फ्यू ईयर्स। उसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बड़ा क्वेश्चन किया था कि इंडिया जो है वो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होकर रह जाए। मैं इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में, स्पेशली बिहार में, डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, हम बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना यह है कि 18वीं विधानसभा में ये जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए ये न दोहराए जाएं, और स्पेशली ट्रेजरी बेंच को, यानी सरकार को ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए एमएलएस के लिए, और विधायकों को विधेयक पर बहस करने के लिए
प्रेरित करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए। अगर वो बजट नहीं समझते हैं तो बजट की ट्रेनिंग उनको दी जाए। हम कितने एमएलएज, कितने मिनिस्टर्स को जानते हैं जो बेसिक्स नहीं समझ पाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट क्या है, एफआरबीएम एक्ट क्या बोलता है, बोरोइंग्स किसको बोलते हैं, कमिटेड एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड लायबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीज बताए जाने चाहिए और उनको फोर्स करना चाहिए कि आपको सीखना पड़ेगा। दे शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। अन्यथा ये तो बहुत डेंजरस बात हो रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट एक कानून का मसौदा बना देगा, वो 2 बजे विधानसभा में पेश होगा और 4 बजे पास हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस और आम जनता को जरूर ये समझना चाहिए। मैं इस वीडियो को आम जनता के लिए ही बना रहा हूँ। आप विधायक नाली बनवाने, रोड साफ करवाने और कीचड़ साफ कराने के लिए अगर चुन रहे हैं तो फिर यही भुगतिएगा, क्योंकि वो अगर आपने अच्छा पार्लियामेंटेरियन नहीं दिया, अच्छा विधायक नहीं दिया जो राज्य के लिए अच्छा कानून बना सके, जो राज्य के लिए अच्छा बजट बना सके, जो राज्य के लिए अच्छी नीति बना सके, तब तो फिर जो स्थिति हो रही है उसके लिए दोष न तो विधायकों का है, न ही विधानसभा का है, दोष तो हमारा और आपका ही है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।